बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.4 से लेकर 3.10 पर। आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। तो 3.4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है हम जानते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के साथ। सो इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मसलन देखें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो आइदर एट द स्टेट ऑफ रेस्ट है या वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डील करेगा और वो ऑब्जेक्ट जो है वो अंडर द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाएगा। यानी अगर मैं इसका मुकम्मल आंसर आपके सामने पढ़ूं तो ये बनेगा, सिंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सो इट इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। और साथ में आप चाहें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को डिफाइन भी कर दें। A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it। अब उसके बाद 3.5 पर बात कर रहे हैं। Why is it dangerous to travel on the roof of a bus? और 3.6 पर बात करनी है, Why does a passenger move outward when bus takes a turn? इसको अगर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अपनी डेली लाइफ में से अपना एक रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। तो एक बार ऐसा हुआ, हम एक बस में सवार हुए अड्डे से और उस बस के 2 गेट थे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जो बड़ी गाड़ी होती है उनके 2 गेट होते हैं। तो उस गाड़ी के 2 गेट थे। एक गेट जो था वो ड्राइवर साइड का था, आगे वाला, और जो दूसरा गेट था वो यहां पर था। इस गेट को आप जानते हैं, समटाइम्स वो वीआईपी जो पैसेंजर्स होते हैं उनको वो उस पर सवार करवा के उसको बंद कर देते हैं। इस गेट को बंद कर दिया गया और इस गेट से मुसाफिर जो थे वो सवार हो रहे थे। रश काफी ज्यादा था, तो जो बंदा भी बस पे चढ़ता वो सहूलत चाहता कि मैं यहीं पर खड़ा हो जाऊं गेट के करीब ही, और यहां पर से ही मैं वापस उतर सकूं। तो जो कंडक्टर था वो बड़ा परेशान हो रहा था। उसने ड्राइवर को आवाज दी, उसने कहा, सर ऐसा कीजिए, ये जो पैसेंजर्स हैं इनको जरा सा आगे मूव करवाइए। तो मैं इस सोच में था कि अब ड्राइवर जो है वो कैसे मुसाफिर को आगे लेके जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि ड्राइवर ने एक बार गाड़ी तेज की। गाड़ी तेज करने के बाद उसने सडन ब्रेक्स अप्लाई की, और जैसे ही उसने ब्रेक्स अप्लाई की तो कोई 2-3 मुसाफिर जो थे वो ड्राइवर का हाल चाल पूछने के लिए बहुत आगे तक पहुंच गए। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो इनर्शिया है वो ड्यूरिंग द जर्नी जो है वो इफेक्टिव होता है, किस तरह से असरअंदाज होता है। अब इसने यहाँ पर हमें से 2 बातें पूछी हैं। 3.5 में उसने कहा कि व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। एक बस की छत पर सफर करना क्यों खतरनाक होता है? तो ये 2 वजह से खतरनाक होता है। पहली बात तो ये है कि अगर बस अचानक ब्रेक लगाए तो हमारे जिस्म का जो नीचे वाला हिस्सा है वो बस के साथ रुकना चाहेगा, लेकिन जिस्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन जो है उसको कंटिन्यू करेगा, और इस तरह से एक गिरने का खतरा जो है वो मौजूद रहता है। और दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि फर्ज करें बस अगर शार्पली टर्न लेती है तो शार्प टर्न लेने की वजह से बस जो है उसके साथ हमारे जिस्म का लोअर पोर्शन टर्न करना चाहेगा, लेकिन जिस्म का जो अपर पोर्शन है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहेगा, जिसकी वजह से एक बार फिर गिरने का चांस जो है वो बन सकता है। अब अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं 3.5 को आपके सामने, आपको मैं इसकी वर्डिंग बोल देता हूं, आप चाहें तो लिख लें। इट इज डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस बिकॉज व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड और बस टेक्स अ शार्प टर्न
we have a danger to fall down. It is because the upper parts of our bodies wants to continue our motion in a straight line, while the lower parts of the body wants to turn with the bus or want to stop with the bus. तो दोनों सूरतों में ये खतरनाक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.7, हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। एक फोर्स को चेंज इन मोमेंटम जो है उसके साथ किस तरह से रिलेट किया जा सकता है। इसके हवाले से हम एक पूरा टॉपिक जो है फोर्स एंड मोमेंटम वाला पढ़ चुके हैं। मैं आपको उसका थोड़ा सा एक रिलेशन बता देता हूं। हम आपको याद होगा हमने पढ़ा था Pf माइनस Pi ओवर T इज इक्वल टू फोर्स के। जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। इतना हमें इसको डिफाइन करना होगा और हमने ये एक्सप्रेशन जो था इसको प्रूव करना सीख लिया था जब हमने फोर्स एंड मोमेंटम वाला टॉपिक पढ़ा था। अगर आप चाहें तो उस टॉपिक को दोबारा से सुन सकते हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करें 3.8 पर, तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम जी। 3.10 पर बात कर रहे हैं। एक रोप है हमारे पास, उसको दोनों तरफ से 100 न्यूटन फोर्स से खींचा जा रहा है। इसी टाइप का हम एक पहले एमसीक्यूज भी पढ़ चुके हैं जहां एक स्ट्रिंग को दोनों साइडों से 10 न्यूटन की फोर्स से खींचा गया था। हमें पता है एक स्ट्रिंग पर एक्ट करने वाली जो फोर्स होती है वो सिर्फ उसी सूरत में इफेक्टिव होती है जब वो स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रही हो और उस दौरान स्ट्रिंग जो है वो एज अ रिजिड सब्सटेंस एक्ट करती है और जो फोर्स अप्लाई की गई हो स्ट्रिंग के ऊपर वो फोर्स इक्वल होती है टेंशन के और वो कितनी होगी 100 न्यूटन होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रिंग जिसको हमने अपोजिट एंड्स से दोनों एंड्स से 100 न्यूटन की फोर्स से खींचा हो तो उसके अंदर जो मौजूद टेंशन की फोर्स होगी वो 100 न्यूटन होगी। इसके बाद बात करें 3.9 पर, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करते हैं। याद रखिए कि अगर एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेंगे तो कोई मोशन प्रोड्यूस नहीं होगी। अगर दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर जो है एक्ट करेंगे, फर्ज करें बैलून है हमारे पास, एयरफील्ड बैलून है, इस बैलून को हमने सेट फ्री, जब हम इसको आजाद कर देते हैं और इसका माउथ जो है वो ओपन कर देते हैं यहां से तो यहां से एयर बाहर आना शुरू हो जाती है। असल में ये एयर पर फोर्स कहां से आती है? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर तरफ से फोर्स लगा रहा है बैलून के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगाता है बैलून पर, बैलून वो फोर्स ट्रांसफर करता है एयर पर, एयर बाहर आना शुरू हो जाती है। इट मींस कि जो फोर्स बैलून ने एयर पर लगाई वो कौन सी थी? एक्शन की फोर्स। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो एयर भी एक रिएक्शन की फोर्स बैलून के ऊपर लगाती हुई आएगी। जो फोर्स बैलून पर लगेगी और वो एयर की वजह से लगेगी वो कौन सी फोर्स कहलाएगी? रिएक्शन की फोर्स कहलाएगी। इट मींस कि एक्शन और रिएक्शन जब तक दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं उस वक्त तक वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करते। अगर मैं आपके सामने इसका आंसर बोलूं वर्डिंग में तो मैं ये कह सकता हूं, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज so they do not cancel the effect of each other, so they क्या कहेंगे? so they do not cancel
the effect of each other and they do not stop the motion of the body. अब इसके बाद हमारे पास है 3.10 a horse pulls the cart. If action and reaction are always equal and opposite, then how does the cart move? तो फिर वही बात आ गई कि अगर हॉर्स जो है वो कार्ट को खींचता है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स द कार्ट, हॉर्स खींच रहा है कार्ट को, इट मींस कि हॉर्स ने एक फोर्स लगाई कार्ट के ऊपर, कार्ट ने इसको रोकने के लिए फोर्स लगानी है रिएक्शन की। अगर हॉर्स की लगाई गई फोर्स एक्शन है कार्ट के ऊपर, तो जो कार्ट फोर्स लगा रहा है हॉर्स के ऊपर वो होगी रिएक्शन की फोर्स। यहां भी एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट कर रहे हैं, सो दे डू नॉट कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर एंड दे do not cancel the effect of each other and they do not stop the motion of the body. अगर मैं इसको वर्डिंग में डिस्क्राइब करूं तो मैं ये कह सकता हूं, when a horse pulls the cart, the action is on the cart and the reaction is on the horse. Action and reaction act on two different bodies, so they do not cancel the effect of each other, so they do not stop the motion of the bodies. आज हमने 3.4 से लेकर 3.10 तक शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ा। अगर इसमें कहीं भी किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम पेश आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।